वॉल्व क्या है, ये हमेशा वन वे पाथवे बनाते हैं। जो वॉल्व हैं ये वन वे है, ये टू वे नहीं है। ब्लड जहाँ से आ सकता है वहाँ से सिर्फ आ सकता है, जा नहीं सकता है, और जहाँ से जा सकता है वहाँ से आ नहीं सकता है। वेंट्रिकल में मिट्रल वाल्व से ब्लड सिर्फ आ सकता है फिजियोलॉजिकल, लेकिन अगर वापस जाने लग जाए तो ये पैथोलॉजिकल है, ये रिगर्जिटेशन है। आप खाना खा सकते हैं, लेकिन आप खाना अगर 2 रोटी ज़्यादा हो जाए तो आप 2 रोटी निकाल कर बाहर नहीं रख सकते कि फिर से स्टमक में हाथ डाला ईसोफेगस के रास्ते से और ईसोफेगस से निकाल के रख दिया 2 रोटी बाहर। अगर अंदर से बाहर आने लग गया तो ये पैथोलॉजी है, ये रिगर्जिटेशन है, उल्टा बहाव। तो एक तो होता है स्टीनोसिस, मिट्रल स्टीनोसिस की बात हम लोगों ने जो की। 1 मिनट। एक तो हम लोगों ने बात की मिट्रल स्टीनोसिस की। मिट्रल स्टीनोसिस में क्या था कि रास्ता बंद हो जा रहा था। जब ब्लड पंप होना था, ध्यान देना दोनों में अंतर, ये मिट्रल वाल्व है। मिट्रल स्टीनोसिस में हम लोगों ने पढ़ा कि जब एट्रियम का सिस्टोल होना है, यहाँ ब्लड आना है, वेंट्रिकल में ब्लड आना है, तो ये ओपन नहीं हुआ, तो ब्लड पूरा कहाँ भर गया, एट्रियम में, वेंट्रिकल खाली रह गया। वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं है। ये मिट्रल स्टीनोसिस में हो रहा था। स्टीनोसिस मतलब नैरोइंग, कंप्लीट ओपन नहीं हुआ था, कंप्लीट ओपन नहीं हुआ था, तो ब्लड यहाँ से यहाँ आ ही नहीं पाया पूरा। लेकिन जब रिगर्जिटेशन होता है तो ब्लड यहाँ से यहाँ पूरा आ चुका होता है, लेकिन जब पंप होना होता है, वेंट्रिकल से जाना होता है, तो इसको कंप्लीट क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन तब ये इस समय कंप्लीट क्लोज नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ मिट्रल में कंप्लीट ओपन नहीं हो रहा है मिट्रल वॉल्व, और रिगर्जिटेशन में कंप्लीटली क्लोज नहीं हो रहा है। स्टीनोसिस में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम किस में है, क्लोजिंग में, ओपनिंग में। स्टीनोसिस में, मिट्रल स्टीनोसिस में ओपन नहीं होता है, और मिट्रल रिगर्जिटेशन में क्लोज नहीं हो रहा है, क्लोजिंग में। दोनों में समझ आ रहा है अंतर। तो जब ये क्लोज नहीं होते हैं तो यहाँ से ब्लड जो पंप होता है प्रेशर से, जब यहाँ पंप होता है वेंट्रिकल, तो कुछ पार्ट ब्लड का इधर चला जाता है, कुछ पार्ट फिर से बैक फ्लो हो जाता है। और जो ये बैक फ्लो होता है, ये आपके स्ट्रोक वॉल्यूम का हिस्सा था। अगर ये बैक फ्लो होगा यहाँ तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर अगर मेजर करोगे तो क्या होगा, फॉल होगा या बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर कम मिलेगा मरीज में। सबसे पहला साइन हाइपोटेंसिव केस होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम है उसका बैक फ्लो है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं इसके ना कंप्लीट क्लोज होने में, जैसे एक वॉल्व ये हो गया और एक वॉल्व ये हो गया। अब ये कंप्लीट दोनों आपस में, दोनों का जो शेप है, दोनों आपस में मिलेंगे तो ये कंप्लीट क्लोज हो जाएंगे, यहाँ से ब्लड वापस जा नहीं पाएगा।
लेकिन अगर इनका स्ट्रक्चर खराब हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, अगर इनका शेप खराब हो जाए, तो इस रास्ते से ब्लड वापस चला जाएगा। अब शेप खराब होने के कॉज क्या हो सकते हैं? एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है मिटरल रिगर्जिटेशन। एक्यूट में सबसे पहला कॉज क्या हो सकता है? एक्यूट में, और इधर क्रॉनिक कर देते हैं। एक्यूट में सबसे पहला कॉज क्या हो सकता है? इन्फेक्शन, कि बैक्टीरियल ग्रोथ हुई और यहाँ बैक्टीरियाज आए और बैक्टीरियाज ने लीफलेट्स को ही डिस्ट्रक्ट कर दिया। इन्फेक्शन हो सकता है। या क्या हो सकता है? अगर और क्या हो सकता है? मिटरल वॉल्व का स्ट्रक्चर याद है किसी को? कैसे होता है? ये मिटरल वॉल्व है, ये मिटरल वॉल्व, और फिर कॉर्डा टेंडिनाई, और फिर पैपिलरी मसल से जाकर ये नीचे जुड़ जाते हैं। अब इनका क्लोज होना और ओपन होना, दो तीन बातें हैं इसमें। एक तो लीफलेट्स, दूसरा कॉर्डा टेंडिनाई, और तीसरा पैपिलरी मसल्स, और चौथा पॉइंट भी है, चौथा पॉइंट भी है। कौन सा पॉइंट? पैपिलरी मसल जहां जाकर जॉइंट होती है, मसल्स। अब सोचो, अगर यहाँ पर मायोकार्डियल इंफाक्शन हो जाए, यहाँ की मसल्स ही काम करना बंद कर दें, ये इन्फाक्ट हो जाए, ये काम करना बंद कर दे, तो पैपिलरी मसल का बेल को ये कंट्रोल कर पाएगी फिर जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है? फिर ये पैपिलरी मसल को कंट्रोल करना बंद कर देगी। तो इस लीफलेट्स पर अगर यहाँ कंट्रोल खराब हुआ है तो इस लीफलेट्स का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, तो इसका कंप्लीट क्लोज होना बंद हो जाएगा, ये कंप्लीट क्लोज नहीं होगा। दूसरी चीज, पॉइंट नंबर 1, कि मायोकार्डियम ही इन्फाक्ट हो जाए, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाए। दूसरी चीज, अगर इस पे इन्फेक्शन हो जाए, पैपिलरी मसल पे, इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, तो बीच में धागा ही टूट जाएगा, तो भी कंप्लीटली क्लोज होने में, ओपन होने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी कारण है कि ठीक ठीक था सब कुछ, लेकिन सडन मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो, MI, सडन मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो, और जो लीफलेट्स हैं उनका कंट्रोल खत्म हो जाए और ब्लड रीगर्जिटेट होने लगे, कंप्लीटली क्लोज ना हो पाए लीफलेट्स। लीफलेट्स कंप्लीट क्लोज ना हो पाए। तो ये कुछ एक्यूट कारण है जिनके कारण से होता है। बाकी क्रॉनिक कारण है, क्रॉनिक वही सारे कारण होंगे, रिमेटिक हार्ट डिजीज, RHD, रिमेटिक हार्ट डिजीज, अगर स्टेनोसिस हो सकता है तो ओपनिंग भी हो सकती है, रिगर्जिटेट भी हो सकता है। रिमेटिक हार्ट डिजीज, अगर ये वॉल्व प्रोलैप्स कर जाए, मिटरल वॉल्व प्रोलैप्स कर जाए, प्रोलैप्स से क्यों, कैसे करेंगे? प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है? प्रोलैप्स का क्या मतलब? प्रोलैप्स का मतलब है अपने स्थान से हट जाना, अपने स्थान से हट जाना, उसको क्या कहते हैं? प्रोलैप्स। तो अगर ये जहां पर सेटल है यहाँ से हटकर और ये कुछ ऐसे हो जाए, ये अपने जगह को छोड़कर ऊपर की तरफ चले जाएं, तो ये तभी जा सकते हैं जब यहाँ से इसका बैलेंस कंट्रोल खत्म हो जाए, तो ये ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं।
तो यही कारण है प्रोलेप्स हो जाएंगे। और प्रोलेप्स इसलिए हो जाएंगे क्योंकि कॉर्डा टेंडिनाई को अगर बैक्टीरियाज खा लें या इम्यून सिस्टम की कोई बीमारी ऐसी हो जहाँ पर बार बार इन्फ्लामेशन हो और कॉर्डा टेंडिनाई पैपिलरी मसल्स खाए जाएं, डिस्ट्रक्ट हो जाएं, तो इसका बैलेंस नहीं बन पाएगा और ये प्रोलेप्स हो जाएंगे। तो मिट्रल वॉल्व प्रोलेप्स भी हो सकता है। मिट्रल वॉल्व प्रोलेप्स कारण है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल्स को डायलेट किया जाए, ध्यान से देखना, ये वेंट्रिकल्स की वॉल है। और यहां बीच में मिट्रल वॉल्व लगे हुए हैं ऐसे। अब अगर वेंट्रिकल्स को डायलेट कर दिया जाए, डायलेट मतलब इसके जो मसल्स हैं इनको डायलेट किया जाए ऐसे, तो जब हम डायलेट करते हैं तो इनकी मसल्स थोड़ा बाहर की तरफ जाती हैं और जितना ज्यादा डायलेशन होगा उतना बाहर की तरफ चली जाएंगी। एनाटॉमिकली ये बाहर की तरफ जाते हैं और जब बाहर की तरफ जाते हैं दूसरा क्या होता है कि एक तो बाहर की तरफ जाते हैं, ये नीचे की साइड भी बाहर की तरफ जा रहे होते हैं वेंट्रिकुलर डायलेशन में। तो नीचे जब बाहर की तरफ जाते हैं तो कॉर्डा टेंडिनाई नीचे की तरफ खिंचता है। तो जब नीचे खिंचता है तो जो वॉल्व है ये भी नीचे की तरफ खींचते हैं और ये ओपन होते हैं। दूसरा ये ओपन हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये बाहर की तरफ जो खींचते हैं तो इनके भी वॉल्व्स आपस की दूरी बढ़ती है। अगर इसको थोड़ा सा इधर खिसका दिया है, इसको थोड़ा सा इधर खिसका दिया जाए तो ये जो दोनों वॉल्व हैं ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, तो भी यहाँ का रास्ता ज्यादा हो जाएगा। तो दो कारण है वेंट्रिकुलर डायलेशन में, एक तो नीचे की तरफ जो खींचता है तो इसे कॉर्डा टेंडिनाई खिंच जाता है, ये ओपन हो जाता है। दूसरा जो लेटरल साइड दोनों तरफ बढ़ रहे हैं डायलेशन में, तो इसके कारण वॉल्व्स में रास्ता ओपन होता है ज्यादा। अब है क्या कि वेंट्रिकुलर डायलेशन होना तो फिजियोलॉजी है, लेकिन लिमिट से ज्यादा डायलेट हो जाना, जो डायलेशन है उसका भी अपना पैरामीटर है कि उतना ही डायलेट होना है। लिमिट से ज्यादा डायलेट होना। दूसरी चीज डायलेशन पीरियड, वेंट्रिकुलर डायलेशन पीरियड क्या है 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड खत्म होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्शन ना करना, डायलेटेड ही रहना। तो इससे क्या होगा, वॉल्व क्लोज हो पाएगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन ना करे तो सिर्फ डायलेट ही रहे। अगर ये डायलेट ही रहेगा, लेट फेज तक डायलेट रहेगा, तो ये वॉल्व क्लोज हो पाएगा? क्या लगता है? क्लोज होने के लिए जरूरी है कि डायलेशन फेज के बाद कॉन्ट्रैक्शन हो। कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब क्या है कि आपने यहाँ से लूज कर दिया है, आपने छोड़ दिया रस्सी, बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप डायलेट ही रखेंगे और वेंट्रिकुलर डायलेशन ही रहेगा तो ये वॉल्व बंद नहीं हो पाएंगे, ये क्लोज ही रहेंगे। तो एक कारण ये भी है वेंट्रिकुलर डायलेशन, कोई बीमारियां ऐसी हों जिसमें वेंट्रिकल्स डायलेट ही रहें। वेंट्रिकुलर डायलेशन, कौन सा वेंट्रिकल डायलेट होगा? तो ये होगा राइट या लेफ्ट? लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन। ये जो वॉल्व है डीजनरेट हो जाए अपने आप,
डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हो जाएं इसमें क्रॉनिकली, ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएं, टूट जाएं कस्प सारे, तो जब कस्प ही टूट जाएंगे तो ब्लड रीगर्जिटेट होगा और डीजनरेट हो जाए, डीजनरेट हो ऑफ वॉल कस्प, डीजनरेट ऑफ वॉल कस्प, कार्डियोमायोपैथी हो, कार्डियक मसल्स ही कंट्रोल ना कर पाए, तो ये सारे कारण क्या हैं, रीगर्जिटेशन क्रिएट करते हैं और फ्लूइड फिर से वापस जाने लग जाता है। पैथोजेनेसिस पर ध्यान देते हैं तो ज़्यादा समझ में आए कि सिम्टम क्या आएंगे और रीगर्जिटेशन है क्या। कॉजेज जितने भी वॉल्वुलर डिसऑर्डर हैं सबके सेम ही हैं, लगभग सब डीजनरेशन और इन्फ्लेमेशन और ये सब। फिर से हम लोग बेसिक फिगर पे आते हैं। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल की बात आती है लंग्स की, और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर सप्लाई लेफ्ट एट्रियम से लंग्स को और फिर एट्रियम में। यहाँ से एल्वियोलर गैस एक्सचेंज। तो इस बार क्या हो रहा है, और आगे सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम, यहाँ क्या है, कैपिलरीज, जहाँ पर सेल्स हैं। तो रिगर्जिटेशन, जब स्टेनोसिस हो रहा था, मिट्रल स्टेनोसिस, तो ब्लड यहाँ लोड बढ़ रहा था एट्रियम का, और एट्रियल लोड बढ़ने के कारण पल्मोनरी लोड बढ़ रहा था, और पल्मोनरी लोड बढ़ने के कारण पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा से पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और फिर राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर हो रहा था। यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है। क्या होता है, यहाँ से वेनस रिटर्न है इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से। यहाँ से वेनस रिटर्न, ये वेनस रिटर्न, और फिर ब्लड आता है यहाँ से लंग्स को, यहाँ से लंग्स को, और लंग्स से एट्रियम को, और जरूरी है कि एट्रियम से कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टम में। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। हम लोग लेकर चलते हैं 70 ml। 70 ml ब्लड यहाँ से पंप होना चाहिए यहाँ, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएगा यहाँ, और फिर आना चाहिए यहाँ, और फिर आ जाए यहाँ 70 ml, और फिर ये 70 ml पंप हो जाए यहाँ। अब ये जब 70 ml कितना आएगा एक स्ट्रोक में, मतलब प्रति मिनट की अगर बात करें, 70 ml प्रति स्ट्रोक, 70 ml प्रति स्ट्रोक। अब अगर 70
एक स्ट्रोक में आए तो 1 मिनट में लगभग 70 स्ट्रोक होता है, तो 70 इंटू 70 कितना हो गया? लगभग 4900 ml। मतलब हम लोग ले लेते हैं 5 लीटर, लगभग 5 लीटर मतलब प्रति मिनट 5 लीटर प्रति मिनट ब्लड पंप हुआ। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? अब आपके सिस्टम में 5 लीटर प्रति मिनट ब्लड आए तो ये रहा आपका कार्डियक आउटपुट। इतना जब कार्डियक आउटपुट आता है तब आपके ब्लड का प्रेशर होता है 120 इंटू 80 mm Hg, क्योंकि ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस ठीक है, कार्डियक आउटपुट ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो होगा 120 इंटू 80 mm Hg। 5 लीटर ब्लड अगर रेगुलर अच्छे से आता रहे, यहाँ से ऑक्सीजन गैस ट्रांसफर सब कुछ इजीली होता रहे, नॉर्मल O2 ट्रांसफर और CO2 ट्रांसफर होता रहे, गैस ट्रांसफर होता रहे, तो SpO2 जो यहाँ का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, जो यहाँ से ऑक्सीजन लाया जा रहा है, इसका SpO2 कितना होना चाहिए? नॉर्मली ग्रेटर देन